Hello everyone, this is Prashant Singh and welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। हम बात कर रहे थे आईसीटी की और इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सीरीज में आज जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स की बात करें या रोबोट की बात करें, हम आए दिन कहीं ना कहीं इंटरनेट पर, न्यूज़पेपर में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार से रोबोट जैसी चीज़ों के बारे में लगातार सुनते आ रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी टेक्नोलॉजी को मिक्स करके और ऐसी चीज़ों को डेवलप किया गया है कि जो ह्यूमन की लाइफ है कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा आसान हो गई है। और जो चीज़ें पहले मनुष्य के द्वारा की जाती थी, अब मनुष्य उन्हीं चीज़ों को मशीन के द्वारा भी कराने लगा है। तो कुछ इसी प्रकार की चीज़ों पर चर्चा करने वाला हूँ आज मैं, और कुछ फैक्चुअल चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि कहाँ पर किस तरीके के रोबोट का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है और किस किस प्रकार के रोबोट आज के टाइम पर हमारे वर्ल्ड में देखने को मिल रहे हैं। राइट, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये रोबोटिक्स टॉपिक में क्या क्या चीज़ है। तो रोबोट की अगर मैं बात करूं तो देखने में आपके दिमाग में रोबोट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ एक ऐसी इमेज जो है वो बन जाती होगी। आपके दिमाग में रजनीकांत जी के चिट्टी की भी इमेज जो है वो देखने को मिलती है और आप सोचते हैं कि अच्छा, रोबोट मतलब कि एक कोई ऐसा व्यक्ति के जैसा दिखने वाली एक मशीन जो उस व्यक्ति के बताए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम जो है वो करता है। लेकिन रोबोट का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, ये तो रोबोट का एक टाइप है जो मनुष्य के समान दिखने वाला एक ह्यूमनॉइड रोबोट के तौर पर जाना जाता है। तो आज मैं उनकी भी बात करूंगा जो ह्यूमन के जैसे दिखाई देते हैं, और उनकी भी बात करूंगा कि जो ह्यूमन के जैसे दिखाई नहीं देते लेकिन फिर भी रोबोट कहलाते हैं। तो आइए देखें कि किस प्रकार की चीजें यहाँ देखने को मिलती है। तो रोबोट की अगर बात करें तो ये एक मशीन है दैट कैन वर्क ऑटोमेटिकली लाइक ह्यूमन बींग्स। एक ऐसी मशीन जो स्वतः ही इंस्ट्रक्शन के आधार पर मनुष्य के समान अलग अलग प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यों को क्या कर सकती है, संचालित कर सकती है। रोबोटिक्स इज एन फील्ड दैट द इंटीग्रेट्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एक ऐसा फील्ड जो दो चीजों के मिक्सचर से बना है। अगर मैं रोबोटिक्स की बात करता हूं तो आपको दो चीजें दिखाई देंगी, एक आपको कंप्यूटर साइंस दिखाई देगा और दूसरा अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी। तो जब इन दोनों के मिक्सचर किए जाते हैं, जब इन दोनों को मिलाया जाता है, तब वहां से रोबोटिक्स जो है वो निकलकर सामने आती है। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो उससे जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इंजीनियरिंग की बात करें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको रोबोटिक्स की तरफ लेकर जाएगा। राइट, रोबोटिक्स इन्वॉल्व्स डिजाइन। क्या क्या चीजें इसमें होती हैं? तो डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और यूज ऑफ रोबोट्स। अलग अलग प्रकार की चीजें जो हैं वो हम देखते हैं इसमें। डिजाइन के लिए भी काम किया जाता है, कंस्ट्रक्शन के लिए भी, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन के लिए, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम जो है वो इनसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अब रोबोट होते क्या है, किस तरीके से, धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ बेसिक चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जिस जिस एग्जाम में आईसीटी का सिलेबस है, वहां से कहीं ना कहीं अलग अलग क्वेश्चन इन टॉपिक से देखने को कई बार 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 देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें एमपीपीएससी के नॉन टेक्निकल एग्जाम में तो भी ये आईसीटी कवर होता है, टेक्निकल एग्जाम की बात करें तो भी आईसीटी कवर होता है। तो यहाँ पर जो अभी रिसेंट में एमपीपीएससी का नॉन टेक्निकल एग्जाम हुए हैं, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले। तो यहाँ पर भी कुछ बेसिक चीजें वैसी ही आपको पता होनी चाहिए। अगर रोबोटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि रोबोटिक्स के फादर कौन कहलाते हैं, तो आप याद रखिए कि जोसेफ एंगल बर्गर जो है वो इसके फादर कहलाते हैं। तो अगर आपसे फादर पूछा जाए, आपसे पिता में पूछा जाता है, आपसे पिता पूछा जाता है कि कौन है जो जिसे रोबोटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है, तो आप एक नाम याद रखिए जिसको जोसेफ एंगल बर्गर बोला जाता है, या जोसेफ एंगल बर्गर जो है वो बोला जाता है। तो ये चीजें जो है वो याद रखिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो ग्रैंडफादर ऑफ रोबोटिक्स की अगर हम बात करें तो वो किसको कहते हैं, या रोबोटिक्स के जो दादाजी हैं वो किसे जाना जाता है, तो जॉर्ज देवोल के नाम से जाने जाते हैं, या जॉर्ज देवोल जो है वो रोबोटिक्स के ग्रैंडफादर के नाम से जाने जाते हैं। राइट, तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई हैं। फिर अगर हम देखें तो फर्स्ट रोबोटिक्स कंपनी ऑफ वर्ल्ड कौन सी है, तो उसका नाम है यूनिमेशन, है ना। तो यूनिमेशन जो है वो विश्व की पहली रोबोटिक्स कंपनी के तौर पर जानी जाती है। उसके बाद अगर देखें तो 1954 में जॉर्ज देवोल और जोसेफ एंगलबर्गर, इन दोनों ने, अगर हम देखें यहाँ पर, तो इन दोनों ने मिलकर
स्थापित यूनिमेशन कंपनी की ओर से पहला व्यवसायिक रोबोट जो है वो डेवलप किया था। तो यहाँ पर 4 फैक्ट याद रखिए। पहला कि यूनिमेशन कंपनी जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट रोबोटिक्स कंपनी के तौर पर जानी जाती है। दूसरा, यूनिमेशन कंपनी जो है वो किसने डेवलप की थी, तो जॉर्ज देवल और जोसेफ एंगलबर्गर के द्वारा स्थापित की गई थी। और तीसरा, फादर ऑफ रोबोटिक्स अगर हम बात करें फादर ऑफ रोबोटिक्स की तो जोसेफ एंगलबर्गर है, और अगर ग्रैंड फादर ऑफ रोबोटिक्स देखें तो जॉर्ज देवल का नाम सामने आता है। तो ये 4-5 फैक्ट जो है वो आप जरूर याद रखिए, इनसे भी क्वेश्चन जो है बार बार देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ रोबोटिक्स के 3 नियम की, अगर मैं ये देखता हूँ कि रोबोटिक्स जो है तो क्या वो किसी नियमों पर काम करते हैं, क्या उनके लिए कुछ रूल बनाया गया है और उन्हीं रूलों पर आधारित होकर, उन्हीं रूल्स पर आधारित होकर अलग अलग प्रकार के रोबोटिक्स के अलग अलग फील्ड पर चीज़ें जो है वो एग्जीक्यूट की जाती हैं। तो बिल्कुल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रोबोटिक्स की, तो रोबोटिक्स में आपको 3 रूल जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक, रोबोटिक्स में आपको 3 प्रकार के रूल जो है वो देखने को मिलेंगे। अब देखिए पहला रूल क्या कहता है, तो पहला रूल ये कहता है कि रोबोट में नॉट इंजर ह्यूमन बीइंग, जो रोबोट होगा वो किसी भी प्रकार से ह्यूमन बीइंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे ह्यूमन बीइंग या मनुष्यों को नुकसान हो, किसी भी प्रकार से उनको नुकसान जो है वो देखने को मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरा बोला जाता है, दूसरा रूल, कि रोबोट जो है वो कैसे काम करेगा, तो इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करेगा। किसके इंस्ट्रक्शन के आधार पर, ह्यूमन बीइंग के इंस्ट्रक्शन के आधार पर। बात समझ में आ रही है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के इंस्ट्रक्शन के आधार पर तो काम करेगा, लेकिन एक चीज इसमें ये याद रखनी है कि इसमें किसी भी प्रकार से जो पहला रूल है वो, बात समझ में आ रही है, उसमें किसी प्रकार से पहले रूल में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। मतलब कि कोई भी ऐसा काम इसके द्वारा नहीं किया जा सकता जिससे किसी भी प्रकार से ह्यूमन बीइंग को नुकसान मिले। बात समझ में आ रही है। अब तीसरे रूल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि पहला और दूसरा रूल अगर ये बोला जा रहा है कि पहला और दूसरा रूल जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, या रोबोट के द्वारा अगर इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं जो इन दोनों रूल के अपोज में है, तो तीसरा रूल के ये बोला जाता है कि उस रोबोट को स्वतः ही नष्ट कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर 3 चीजें याद रखनी है। एक, जो रोबोट है वो ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी काम नहीं कर सकता। दूसरा, रोबोट ह्यूमन बीइंग के इंस्ट्रक्शंस पर काम करेगा, है ना, और उनके इंस्ट्रक्शन पर ऐसा नहीं कि किसी ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हाँ जाओ उस व्यक्ति को जाओ मार के और या ऐसी चीजें जो है वो करके आ जाओ। तो यहाँ पर इसको ये याद रखना है कि इस काम को करने के लिए, इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखनी है कि भाई हम तब तक ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे जब तक पहला रूल जो है वो उसमें फॉलो हो रहा है। अगर पहला रूल फॉलो नहीं हुआ और कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किया गया या आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन से ह्यूमन बीइंग को नुकसान हो रहा है, हम वो काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा रूल इनके लिए बनाया गया, और तीसरा बोला गया कि अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं तो ये स्वतः ही खुद को नष्ट कर लेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये 3 रूल के आधार पर चीजें जो हैं वो काम करती हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रूल जो हैं वो किसने दिए थे, तो 1942 में, नाम है इज़ैक एसिमोव। तो नाम याद रखिए। और रोबोटिक्स के फील्ड में जो 3 रूल दिए गए हैं वो किसके द्वारा दिए गए, तो वो दिए गए 1942 में इज़ैक एसिमोव के द्वारा, राइट। तो ये नाम आप जरूर याद रखिए, इज़ैक एसिमोव। ठीक है। तो ये 3 चीजें। अब इसमें एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की इसकी कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने जैसे मान लीजिए आप इसको तो पहचानते होंगे, हमारे चीटी साहब ही, ठीक। अब रजनीकांत साहब ने एक मूवी में ये चिटी नाम के रोबोट को डेवलप किया था। अब उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर ये काम करता था। पहला रूल अच्छी तरीके से पता था कि भाई किसी भी प्रकार से ह्यूमन बीइंग को नुकसान नहीं पहुंचाना है। दूसरा रूल इनको पता था कि इंस्ट्रक्शन पर ही काम करना है। और तीसरा रूल भी पता था कि अगर किसी भी प्रकार से पहला और दूसरा रूल विफल होता है और इस प्रकार से काम नहीं होता तो स्वतः ही खुद को नष्ट कर लिया जाएगा।
तो इन तीनों रूल को जानने के बाद भी, तीनों रूल के काम होने के बाद भी यहाँ पर चीजें किस प्रकार की देखी जा रही थी, इसमें ये देखा जा रहा था कि एक समय के बाद में ये जो रोबोट था वो तीन के तीनों नियमों को क्या कर रहा था, दरकिनार कर दे रहा था। और तीनों नियमों को दरकिनार करने के बाद में अपने आधार पर, अपने नियमों के आधार पर वो काम करना चालू कर दे रहा था। तो रोबोट से संबंधित जो नियम इज़ेक एसिमोव ने दिए हैं उसमें इन्होंने साफ तौर पर बोला है कि रोबोट जो काम करेगा या रोबोटिक्स जो काम करेगी वो इन तीनों नियमों को ध्यान में रखकर काम करेगी। किसी भी प्रकार से इन नियमों से दूर रहकर या इनको दरकिनार करके रोबोटी का डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता या रोबोट जो है वो काम नहीं करेंगे। अब अगर मैं बात करता हूं कि रोबोट के टाइप की, तो टाइप जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, किस किस आधार पर चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। तो टाइप तो हम बता देंगे, टाइप तो हम देख लेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस आधार पर। तो विभिन्न विभिन्न आधारों के आधार पर, डिफरेंट डिफरेंट बेस के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पर भी क्या किया गया है, रोबोट को डेवलप किए गए हैं। और विभिन्न प्रकार के रोबोट जो हैं वो टेक्नोलॉजी के आधार पर एक भाग में बांटे गए हैं। दूसरा, उनके कामों के आधार पर अगर मैं बात करता हूं, उनके एप्लीकेशन के बेसिस पर काम क्या करते हैं, उनके काम के आधार पर रोबोट के एक डिवीजन और कर दिया गया। और तीसरा, अगर मैं बात करूं लोकोमोशन के या मोशन के बेसिस पर, तो उनकी गतिशीलता के आधार पर कुछ जो है वो कांस्टेंट है, कुछ जो है वो उड़ सकते हैं, कुछ जो है वो चल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उनके गतिशीलता के बेसिस पर तीसरा डिवीजन जो है वो देखने को मिलता है। तो रोबोट जो है मेनली तीन प्रकारों में विभाजित किए जाते हैं, एक टेक्नोलॉजी के बेस पर, एक एप्लीकेशन के बेस पर और एक लोकोमोशन के बेस पर। इन्हीं तीनों आधारों पर अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोबोट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अब अगर मैं इसमें से एक एक करके बात करता हूं तो सबसे पहले मैं आता हूं किसमें, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, टेक्नोलॉजी के बेसिस पर कौन कौन से रोबोट होते हैं। तो इसमें से आप नाम याद रखिए, क्योंकि आपसे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि ये किस प्रकार के या किस डिवीजन के या किस कैटेगरी के रोबोट, ये टेक्नोलॉजी के बेस पर डेवलप किए गए हैं, एप्लीकेशन के बेस पर डेवलप किए गए हैं, या फिर ये लोकोमोशन पर आधारित हैं। तो इसके आधार पर आप इनके नाम जरूर याद रखिए। तो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है ह्यूमनॉइड रोबोट। जैसे अभी मैंने आपको क्या दिखाया, चींटी को दिखाया है ना, या इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ह्यूमनॉइड रोबोट की कंडीशन जो है वो बनती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आता है नैनो रोबोट, फिर आता है कंप्यूटर रोबोट, ऑटोमेशन रोबोट, अगर हम बात करें तो ऑटोनोमस रोबोट, टेली ऑपरेटर रोबोट और प्री प्रोग्राम्ड रोबोट। तो इसके जैसे और भी विभिन्न प्रकार के जो रोबोट हैं वो किस में कहलाते हैं, वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर डेवलप किए गए रोबोट जो हैं वो कहलाते हैं। एप्लीकेशन के बेस पर अगर मैं बात करूं तो काम के आधार पर अगर देखें, अनुप्रयोग के आधार पर देखें, तो ऐसे रोबोट जिनको इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने के लिए बनाया गया है उनको इंडस्ट्रियल रोबोट के नाम से जाना जाता है। घरेलू काम को करने के लिए डोमेस्टिक रोबोट है, मेडिकल फील्ड या हेल्थ केयर से रिलेटेड मेडिकल रोबोट है, डिफेंस से रिलेटेड चीजों के बारे में अगर बात करें तो डिफेंस रोबोट है, विभिन्न प्रकार की सर्विसेज की बात करें तो सर्विस रोबोट हैं, और अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस रोबोट। अब देखिए एक चीज इसमें याद रखिएगा, अभी अभी कुछ दिनों पहले की एक न्यूज़ है रोबोटिक्स के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके, एआई का प्रयोग करके अभी रोबोटिक्स या रोबोट की अगर मैं बात करूं या रोबोनॉट की अगर मैं बात करूं, तो रोबोट जो है वो डेवलप किया गया, और किस फॉर्म में डेवलप किया गया था, ड्रोन के फॉर्म में। अब ये ड्रोन के फॉर्म में जो रोबोट डेवलप किया गया, कहाँ का था, क्या कहानी थी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि अभी होता ये है, कुछ समय पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके रोबोट जो है वो डेवलप होते हैं। ड्रोन जो है रोबोट के फॉर्म में डेवलप किया जाता है, और डिफेंस के सेक्टर में ये डेवलप किया जाता है, राइट। अब डिफेंस के क्षेत्र में मतलब कि जैसे उसको प्री प्रोग्राम्ड कर दिया गया, उसको बता दिया गया कि हाँ भाई ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, आपको इन चीजों पर इस प्रकार का बिहेव करना है, राइट। कभी कभी मशीन है, गलतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि जो प्रोग्राम है उसमें एरर भी आ सकते हैं। तो चीजें जो है वो किस प्रकार से देखने को मिली है, अभी यूएस आर्मी के
टेस्टिंग के दौरान अगर हम देखें तो यूएस आर्मी के एक जवान का ही एक वीडियो अभी वायरल हुआ है कुछ महीनों पहले, और उसने ये बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अभी डिफेंस फील्ड के लिए पूरे तरीके से सही नहीं है। पूरे तरीके से सही क्यों नहीं है? क्योंकि उसने ये बोला कि आर्टिफिशियल का यूज करके रोबोट जो डेवलप किए जा रहे हैं, जो फॉर एग्जांपल ड्रोन जो डेवलप किया जा रहा है, हो ये रहा था कि एक ड्रोन जो टेस्टिंग के लिए अलग अलग प्रकार से अपनी सीमा पर परीक्षण किया जा रहा था, और यहाँ पर जो उसको ऑपरेट कर रहा था उसका यहाँ पर एक प्रकार से छावनी समझ लीजिए, या एक प्रकार से उसका अड्डा समझ लीजिए, यहाँ पर वो बैठा हुआ है। अब यहाँ पर इसको क्या लगता है, यहाँ पर ये जो ड्रोन है इसको क्या समझ में आता है कि यार जब ये ऊपर जाकर अपने काम को पूरा कर रही थी, निगरानी या सर्वेलेंस जैसी चीजें कर रही थी, तो उसको ये लगा कि यार यहाँ पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है या ये वाला जो एरिया है ना, ये कहीं ना कहीं ये एरिया मेरे द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं करने में एज अ बैरियर के तौर पर है, अवरोध के तौर पर है। तो इसने किया क्या है, इसने इस जगह को ही तबाह कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो जो ऑपरेट कर रहा है और जिसके द्वारा इस प्रकार के रोबोट जो हैं, ड्रोन जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फेलियर के कारण क्या हो गया, नुकसान पहुंच गया। इसलिए ये स्टेटमेंट आया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पूरे तरीके से अभी डिफेंस फील्ड के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है, इधर के लिए भी और दूसरे फील्ड के लिए है तो दूसरे तरफ के लिए है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो एप्लीकेशन के बेसिस पर बात करें, जिसमें से एक डिफेंस रोबोट भी टाइप के तौर पर जाना जाता है। लोकोमोशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के, जैसे पहला बोल रहा है व्हील्ड रोबोट। व्हील्ड रोबोट आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे रोबोट जिसमें पहिए लगे होते हैं, व्हील लगे होते हैं, पहिएदार रोबोट के नाम से। लेग्ड रोबोट पैर वाले, जिनमें चलने के लिए कुछ पैर के शेप की चीजें जो हैं वो लगी होती हैं। फिर हम बात करें तो स्विमिंग रोबोट, जो पानी में भी तैर सकता है। और अगर हम बात करें फ्लाइंग रोबोट, जो आप ड्रोन के नाम से जानते हैं, वो भी रोबोट की ही कैटेगरी में है। तो तीनों आधार पर अगर आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार से रोबोट जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और टेक्नोलॉजी के बेसिस पर भी आपको दिखेंगे, एप्लीकेशन के बेसिस पर भी, और लोकोमोशन के बेसिस पर भी। एक एक करके हम देखते हैं कि आखिर किस किस प्रकार की चीजें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रजनीकांत साहब की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ह्यूमनाइड रोबोट की। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बंद कर दूं तो आपको ये लगेगा कि सर ये तो रजनीकांत जी। यहाँ पर खोलने पर इनके दिमाग को आपको ये दिखाई देता है कि सर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वायर जो हैं वो लगे हुए हैं, और ह्यूमन माइंड में इस प्रकार के वायर जो हैं वो कहाँ से देखने को मिल रही है, ये तो हमने पहली बार देखा है। तो यहाँ पर आपको देखकर ये समझ में आता है कि भाई ये व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के जैसा दिखने वाला एक मशीन है, जो व्यक्ति के समान ही काम कर रहा है। जो लुक उसका जो है, उसका हाव भाव जो है, उसकी अगर हम बात करें बॉडी का स्ट्रक्चर की बात करें, वो सब ह्यूमन बीइंग के जैसा है। तो ऐसे रोबोट जो ह्यूमन बीइंग के समान होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के समान होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट। राइट। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि ह्यूमनाइड रोबोट एक ऐसा रोबोट है जिसके शरीर का आकार जो है वो मानव शरीर जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप इतना बस याद रखिए कि एक ऐसा रोबोट जो ह्यूमन के जैसा दिखाई देता है वो ह्यूमनॉइड रोबोट। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो किस प्रकार की चीजें, उसके बाद अगर ह्यूमनाइड रोबोट की अगर मैं बात करूं तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और क्या क्या। तो सबसे पहले आता है पेटमैन। पेटमैन की अगर मैं बात करता हूं तो ह्यूमनाइड रोबोट है जो चल सकता है, बैठ सकता है और पुशअप भी कर सकता है। ठीक है, काफी हाईटेक है और बॉडी बिल्डर टाइप का रोबोट है ना। 2009 में इसको बोस्टन डायनोमिक्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। उसके बाद आता है एटलस, अमेरिकी रोबोटिक्स कंपनी है बोस्टन डायनोमिक्स, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया 2013 में। फिर आता है तीसरा किरोबो। किरोबो की अगर बात करें तो नाम से आइडिया लग रहा है कि भाई जापान टाइप का होगा ये। तो जापान का पहला रोबोट है जो एज अ अंतरिक्ष यात्री के तौर पर डेवलप किया गया था, और इसको टोक्यो विश्वविद्यालय में 2013 में इसको क्या किया गया, टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि 2013 में
टोक्यो यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है जापान का पहला ऐसा रोबोट जो किरोबो के नाम से जाना जाता है। और खासियत क्या है? खासियत है कि ये पहला रोबोट अंतरिक्ष यात्री, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है साइमन, है ना। साइमन की अगर बात करें तो 2008 में इसको डेवलप किया गया। सामाजिक रूप से जागरूक रोबोट जिसे मनुष्यों के साथ स्वाभाविक रूप से बातचीत करने के तरीकों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो कभी कभी कौन सी कंडीशन में ह्यूमन जो है वो किस प्रकार का बिहेव करता है। अगर मान लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति उससे हंसकर बात कर रहा है तो इस प्रोबेबिलिटी है कि इधर वाला व्यक्ति जो है वो भी हंसकर ही बात करेगा। तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से दिख रही है कि एक ऐसा रोबोट जो साइमन नाम से 2008 में डेवलप किया गया, वो सामाजिक रूप से जागरूक रोबोट है और जिसको अगर हम बात करें तो मनुष्यों के साथ में किस प्रकार से बिहेव करना है और मनुष्य किस प्रकार से बातचीत करते हैं, किन तरीकों का प्रयोग करते हैं, उसका पता लगाने के लिए और उसको अगर हम बात करें यहाँ पर तो साइमन जो है वो काम करता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो टेली ऑपरेटेड रोबोट जो है वो देखने को मिलता है। टेली ऑपरेटेड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, शादी वादी पार्टी वार्टी में आप इसको देख सकते हैं, है ना। टेली ऑपरेटेड फॉर्म में इसको देखने को मिल सकता है। टेली ऑपरेटेड रोबोट आर मैकेनिकल रोबोट कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस। एक ऐसा मैकेनिकल रोबोट है जिसको आमतौर पर अगर हम बात करें तो मनुष्यों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यूजुअली वर्क इन एक्सट्रीम ज्योग्राफिकल कंडीशन, वेदर एंड सर्कमस्टेंसेस। आमतौर पर अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियां, मौसम और पारिस्थितिकियों में अगर हम बात करें तो इस प्रकार के टेली ऑपरेटेड रोबोट जो हैं वो काम कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो ड्रोन इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। आपने लगातार देखा है विभिन्न प्रकार की मूवीज वगैरह में, वेब सीरीज में या रियल में। अगर हम बात करें तो पार्टी की अगर हम बात करें, आजकल तो ट्रेंड चल गया है पार्टी में कि भाई सामने से जो फोटोग्राफर है या सामने से अगर हम बात करें तो जो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो सही नहीं करेगा या क्या नहीं है, टॉप व्यू नहीं मिल पाएगा, साइड व्यू नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज करके एक ऐसा कैमरा बनाया गया जो ऊपर से उड़ते हुए चीजों को कैप्चर कर सकता है, जिसको आप ड्रोन के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पर तो यूज क्या हो रहा है, यहाँ पर यूज हो रहा है कि भाई जो एक तरीके से पार्टी और विभिन्न प्रकार के जो भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस में चीज़ों को कैप्चर करने के लिए, उनकी फोटो के फॉर्म में चीज़ों को निकालने के लिए हम ड्रोन का यूज़ करते हैं। लेकिन ड्रोन का यूज़ हम और भी कहाँ कर सकते हैं, जैसे सर्विलेंस वगैरह में, राइट। ऐसे जगहों पर जहां मान लीजिए कि काफ़ी ऊंचाई है और मनुष्य जो है वो वहां पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन हमें किसी भी चीज़ पर रिसर्च करनी है, वहां पर हम ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर पानी के अंदर की गहराई की अगर हम बात करें तो वहां पर स्विमिंग रोबोट के फॉर्म में चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है, तो वहां पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो विभिन्न जगहों पर टेली ऑपरेटेड रोबोट जो है वो काम करते हैं और सामान्य तौर पर ये उन जगहों पर भी ज़्यादा काम करते हैं जिन जगहों पर मनुष्य काम करने में असफल रहता है। तो मानव जो है वो सिर्फ ऑपरेट करता है और उसके ऑपरेशन के बाद में, उसके ऑपरेट करने के साथ साथ में ये एक मशीन है जो क्या करती है, चीज़ों को सर्विलेंस करती है, सर्विलेंस में रखती है या चीज़ों को कैप्चर करती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, राइट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आता है ऑटोनोमस रोबोट। ऑटोनोमस रोबोट जो है, देखिए यहाँ पर महिला जो है वो लगी हुई है, टीवी देख रही है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक रोबोट है जो साफ सफाई के काम में लगा हुआ है। इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया और अपने आधार पर चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी। इसको पता है कि भाई ये पूरा कमरा जो है वो साफ कर देना है, नहीं तो मालकिन जो है वो चार्ज पे नहीं लगाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो चीज़ें किस प्रकार से देखने को मिल रही है कि इन रोबोट का आमतौर पर खुले वातावरण में काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें अगर हम देखें तो डू नॉट रिक्वायर ह्यूमन सुपरविजन। ह्यूमन सुपरविजन की आवश्यकता नहीं होती है, मानव पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। पता है कि काम क्या है, क्या काम करना है, अपने आधार पर चीज़ें जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ नैनो रोबोट की, आजकल आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर कोई रोबोटिक्स के फील्ड में सबसे ज़्यादा बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है तो वो है नैनो रोबोटिक्स। छोटे छोटे रोबोट का यूज़ करके, छोटे छोटे मशीन्स का यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में बड़े से बड़े काम जो है उनको अंजाम दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के काम जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि आखिर है क्या, तो नैनो रोबोटिक्स इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फील्ड क्रिएटिंग मशीन्स और रोबोट whose components are or near the scale of the nanometer of
0.1 to 10 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर याद ये रखना है, यहाँ पर ये चीज़ है कि देखिए छोटी छोटी फील्ड या नैनो रोबोटिक्स की अगर बात करें तो रोबोटिक्स के फील्ड में सबसे तेजी से उभरता हुआ अगर कोई फील्ड है तो वो आजकल नैनो रोबोटिक्स ही जानी जा रही है। और नैनो रोबोटिक्स की अगर हम बात करें तो उनके जो कंपोनेंट होंगे वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर और 10 माइक्रोमीटर के पैमाने के आसपास होंगे। ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूँ तो नैनो रोबोटिक्स के बाद में आता है व्हील्ड रोबोट। मैं क्या बोल रहा था कि व्हील्ड रोबोट मतलब कि पहिए वाले, है ना। यहाँ पर क्या किया गया है, पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर एक ऐसा रोबोट बनाया गया है जिसको मूव करने के लिए उसके नीचे पहिए लगाए गए। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोला व्हील्ड रोबोट है। ये मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है, राइट। अब यहाँ पर चीजें किस प्रकार से, तो दो प्रकार की चीजें, एक तो सिंगल व्हील्ड रोबोट होता है। सिंगल व्हील्ड रोबोट जो होता है उसको हम बॉल्ड रोबोट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है। जिसमें एक ही चक्का एक ही पहिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉल्ड रोबोट बोलेंगे, राइट। तो नाम याद रखना है, क्या नाम है उसका, बॉल्ड रोबोट है, उसको हम बोलते हैं बॉल्ड रोबोट। और पहला जो बॉल्ड रोबोट बनाया गया वो 2005 में डिजाइन किया गया था प्रोफेसर राल्फ होलिस के द्वारा, जो यूएसए के हैं। तो प्रोफेसर राल्फ होलिस जिन्होंने पहला एक तरीके का एक पहिए वाला रोबोट बनाया जिसको हमने बॉल्ड रोबोट जो है वो जाना। उसके बाद आता है ओमनी व्हील। ओमनी व्हील का मतलब होता है एक से ज्यादा या दो से ज्यादा या तीन से, मतलब जहां पर सिर्फ एक पहिए का प्रयोग ना हो, मल्टीपल पहिए जो है वो वहां पर देखने को मिले। तो इट मीन्स दैट दे मेनी व्हील्स कंबाइन टू मेक द वन बिग व्हील। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ऐसा रोबोट या ऐसे रोबोट जहां पर मल्टीपल व्हील का प्रयोग किया जाता है और उन व्हील को यूज करके, उन व्हील को जोड़कर इंटीग्रेट करके और एक बड़े व्हील का निर्माण किया जाता है, तो उसको हम ओमनी व्हील बोलते हैं। तो याद क्या रखना है कि सिंगल व्हील्ड जो है वो बॉल्ड रोबोट है जिसको राल्फ होलिस ने यूएसए के हैं 2005 में इन्होंने विकसित किया था और पहला। और ओमनी व्हील जो है वो मल्टीपल व्हील का प्रयोग करके और एक बड़ा व्हील जो है वो डेवलप करने वाले रोबोट को ओमनी व्हील बोलते हैं। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो कहां पर प्रयोग कर सकते हैं, किन किन जगहों पर हम रोबोट जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं, रोबोटिक्स का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे तो हर जगह पर रोबोटिक्स का प्रयोग हो रहा है। आज के टाइम पर तो हर जगह पर इस प्रकार के मशीन से, इस प्रकार के रोबोट जो है वो देखने को मिल रहे हैं जहां पर मनुष्य के जैसे कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं या मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को और आसान बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए किन किन जगहों पर काम हो रहा है। तो सबसे पहले आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में काम करने के लिए चाहे वो टाटा कंपनी हो चाहे वो होंडा कंपनी हो, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ने विभिन्न प्रकार के रोबोट जो है वो डेवलप कर रखे हैं। विभिन्न प्रकार के रोबोट जो डेवलप हैं वो प्रोडक्शन के टाइम पर ऐसे काम लगातार करते आ रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखेगा टाटा का और भी कंपनीज के रोबोट, तो वहां पर हम बात करेंगे। मेडिकल रोबोट आजकल तो डॉक्टर रोबोट के नाम से भी जाने जाते हैं भाई। मतलब डॉक्टर जो है वो बैठे हुए हैं कंप्यूटर पर, सारा काम जो है वो मशीन आपके ऊपर आकर लेटा दिया आपको और वो एकदम लगे हुए हैं। वो डॉक्टर जो है उधर कंप्यूटर पे बैठा हुआ है और इधर से मशीन जो लगी हुई है आपको काट पीट के और सारा ऑपरेट करके सिल विल के और फिर बराबर। तो यहाँ पर हम सर्जन रोबोट या डॉक्टर रोबोट के नाम से भी जानते हैं, मेडिकल के फील्ड में यूज हो रहा है। डोमेस्टिक यूज तो आपने देखा ही है, घर पे आप यूरेका के जो प्रोडक्ट हैं वहाँ पर आप देख लीजिए उसको, या कुछ दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट भी आप यूज़ करते हैं। आर्मी में भी यूज़ होता है, डिफेंस में यूज़ होता है, डिजास्टर में यूज़ होता है, मैनेजमेंट में, स्पेस में और विभिन्न प्रकार के और भी क्षेत्रों में, राइट। तो जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो विभिन्न क्षेत्र, मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि आज के टाइम पर हर जगह पर रोबोटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, उसमें कोई दो राय नहीं। बात समझ में आ रही है। तो आज के टाइम पर हर जगह पर जहाँ पर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है वहाँ रोबोटिक्स देखने को मिल ही रही है, राइट। तो ये चीज़ जो है वो आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ मेजर रोबोट की बात करते हैं कि जो रोबोट हैं वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कहाँ पर, किस जगह पर कौन सा रोबोट है जो काफ़ी पॉपुलैरिटी जिसको मिली है, काफ़ी फेमस हुआ है ना, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहले तो इनको देखिए, ये हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, नाम है इनका ऑन्ड्रे
हेपबर्न, है ना। ये कौन है? ये है ऑड्रे हेपबर्न। ये हॉलीवुड की एक्ट्रेस है ऑड्रे हेपबर्न, ठीक है। अब इनके फेस को देखिए और इनके फेस को देखिए, ये दोनों एक ही है ना, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ सर इन दोनों को देख लिया, अब इनके फेस को देखिए। तो इनके फेस को देखिए और फिर इनके फेस को देखिए, ये है सोफिया और ये है ऑड्रे हेपबर्न, ठीक है। हॉलीवुड की एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न, जिसके फेस के आधार पर अगर हम बात करें तो एक रोबोट जो ह्यूमनाइड रोबोट, मनुष्य के जैसा दिखने वाला रोबोट है, उसको डेवलप किया गया। और ये जो ह्यूमनाइड रोबोट है इसका नाम है सोफिया, राइट। तो सबसे पॉपुलर रोबोट जो है, जनरली हम रोबोट ह्यूमनाइड रोबोट भी देखते हैं तो उनकी शक्ल जो है वो पहले के टाइम पर जो बनाई जा रही थी वो कैसी थी, काफी थोड़ा लगता था कि हाँ भाई दिख रहा है कि हाँ मशीन ही है, मतलब तुम रोबोट ही हो, इस प्रकार की चीजें। लेकिन इनको देखिए, यहाँ पर हॉलीवुड के एक्ट्रेस के फेस का यूज करके और उनके फीचर्स का प्रयोग करके और ये रोबोट डेवलप किया गया। देखने पर तो लग रहा है कि एक महिला ही है, बात समझ में आ रहा है, लेकिन नाम है इनका सोफिया और ये रोबोट है। अब देखिए किस प्रकार की कुछ बेसिक चीजें जो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए, वो है सोफिया नाम है इसका, मैन्युफैक्चरर है कौन, हैंसन रोबोटिक्स, राइट। उसके बाद इन्वेंटर की अगर बात करें तो डेविड हैंसन, ठीक है, जिनकी ये कंपनी थी हैंसन रोबोटिक्स। हांगकांग की में इसको डेवलप किया गया है और ईयर ऑफ क्रिएशन है 14 फरवरी 2016, है ना। अगर ये बात करें, अगर यहाँ पर हम देखें तो किस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी, तो टाइप क्या है इसका, ह्यूमनाइड है और इंटरेक्टिव विथ 62 फेस एक्सप्रेशन, 62 प्रकार के फेस एक्सप्रेशन के साथ में इंटरेक्शन जो है वो इसके द्वारा किया जा सकता है। अक्टूबर 2017 सोफिया बिकेम सऊदी अरेबियन सिटीजन, पहला रोबोट जिसको सिटीजनशिप मिली है। कहाँ की सिटीजनशिप मिली है, सऊदी अरब की, बात समझ में आ रही है। तो ये पहला ऐसा रोबोट है जिसने सिटीजनशिप प्राप्त की है। कहाँ की सिटीजनशिप प्राप्त की है, तो सऊदी अरब की सिटीजनशिप प्राप्त की है और ये नागरिक बन चुकी है सऊदी अरब की। कब बनी है, तो अक्टूबर 2017 में। बनती कब है ये, 2016 में, एक साल के बाद ही इसको नागरिकता मिल जाती। बात समझ में आ रही है। सोफिया हैज बीन मेड टू लुक लाइक हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न। तो यहाँ पर याद रखिए कि ये किसके जैसे दिखाई देती हैं, ये दिखाई देती हैं हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है ऑड्रे हेपबर्न के जैसे। तो सोफिया में ये विभिन्न प्रकार की चीजें डेविड हैंसन ने डेवलप किया है। हैंसन रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है, हांगकांग की ये कंपनी है। ईयर ऑफ क्रिएशन था इसका 14 फरवरी 2016। ह्यूमनाइड टाइप का है ना, ह्यूमनाइड रोबोट है और 62 फेस एक्सप्रेशन जो है वो इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं, प्रयोग किए जा सकते हैं। और 2017 में, है ना, मतलब दुनिया में क्या क्या हो रहा है। 2017 की बात करें तो 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में सोफिया नाम का रोबोट जो था, ह्यूमनाइड रोबोट था, उसको सऊदी अरब की नागरिकता जो है वो प्रदान की जाती है। किसके जैसा दिखाई देता है, तो हॉलीवुड एक्ट्रेस है यहाँ पर ऑड्रे हेपबर्न के समान ये दिखाई देता है। उसके बाद आता है मेजर रोबोट में अगर हम दूसरा बात करें तो वो है एसिमो, है ना। एसिमो की अगर हम बात करें तो एसिमो का फुल फॉर्म है एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी इज अ ह्यूमनाइड रोबोट। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। ह्यूमनाइड रोबोट है, क्रिएटेड बाय होंडा 2000 में, ईयर 2000 में होंडा के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। होंडा के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और डेवलप करने के बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चीजें जो है वो किस प्रकार की दिखेंगी। इट इज करेंटली डिस्प्लेड इन द, अगर हम बात करें तो मेरेकाइन म्यूजियम जो टोक्यो में है जापान के, वहां पर इसको रखा गया है अभी प्रदर्शनी के उद्देश्य से। तो होंडा कंपनी के द्वारा असीमो नाम का एक रोबोट जो है, ह्यूमनाइड रोबोट जो है वो डेवलप किया जाता है ईयर 2000 में। और उसको कहाँ रखा जाता है, उसको रखा जाता है जापान के टोक्यो में। और टोक्यो में मेराइकन नाम का एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में। तो याद ये रखना है असीमो किसने डेवलप किया, तो होंडा ने 2000 में, और अभी म्यूजियम में है, काम वाम जो है वो इनका देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आता है रोबोनॉट, मिसप्रिंट है। उसके बाद आता है अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है रोबोनॉट। रोबोनॉट की अगर हम बात करते हैं तो एक प्रकार का ह्यूमनाइड रोबोट,
यहाँ पर देखिए दिखाई कुछ वैसा ही दे रहा है, एक प्रकार का ह्यूमनाइड रोबोट ही है और नासा के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। रोबोटिक्स जो लेबोरेटरी है उसके द्वारा इसको संचालित किया गया है और ये एक प्रकार से परियोजना का हिस्सा भी है। ठीक है, डेवलप आप सिर्फ इतना याद रखो कि रोबोनॉट जो है वो ह्यूमनाइड है और किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, तो इसको नासा के द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको रोबोट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अभी आपने सोफिया देखा है ना, सोफिया के बाद आपने एसीमो देखा, एसीमो के बाद में आपने रोबोनॉट देखा। अब रोबोनॉट के बाद में बात आती है मानव की। तो मानव की अगर हम बात करें तो मानव जो है वो इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट के तौर पर इसको जाना जाता है। तो याद रखना है मानव जो है किस कंट्री का है, इंडिया का है और 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड। उसके बाद आता है रोबोकॉप, वर्ल्ड्स फर्स्ट। अच्छा, जैसे सोफिया जो है वो पहला ऐसा रोबोट है जिसको सिटीजनशिप मिली है किसी कंट्री की, उसी तरीके से रोबोकॉप नाम से एक पहला ऐसा रोबोट है जिसको पहला पुलिस ऑफिसर, पहला रोबोट पुलिस ऑफिसर के तौर पर जाना जाता है, राइट। तो वर्ल्ड फर्स्ट पुलिस ऑफिसर रोबोट जो है उसका नाम है रोबोकॉप। उसके बाद आता है मित्रा। मित्रा जो है वो ह्यूमनाइड रोबोट है और ये कैपेबल है इंटरेक्टिंग विथ ह्यूमंस, ये मनुष्यों से बातचीत करने में कैपेबल है, ये बातचीत जो है वो कर सकता है और उनके साथ में सक्षमता पूर्वक चीजें जो है वो कर सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो आता है राडा, ह्यूमनाइड टू असिस्ट कस्टमर एट द एयरपोर्ट। अगर हम बात करें तो एक प्रकार से कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है, ये कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है और कहाँ पर, तो एयरपोर्ट पर ये चीज़ें जो हैं वो की गई हैं और राडा जो है वहाँ पर काम करता है, कस्टमर को असिस्ट करने का काम करता है। उसके बाद आता है IRA, रोबोटिक्स असिस्टेंस बाय HDFC बैंक। HDFC बैंक के द्वारा एक प्रकार का रोबोटिक असिस्टेंट है जिसको आप IRA के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो इंड्रो आता है, ये वर्ल्ड का टालेस्ट रोबोट के नाम से जाना जाता है। तो मानो जो है वो पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है। सोफिया पहला ऐसा रोबोट है जिसको सिटीजनशिप मिली है। रोबोकॉप ऐसा रोबोट है जो विश्व का, वर्ल्ड का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट है ना, एक प्रकार से पुलिस ऑफिसर रोबोट है। मित्रा की बात करें तो कैपेबल है ह्यूमन के साथ में बातचीत करने में। राडा की अगर बात करें तो एयरपोर्ट पर कस्टमर असिस्टेंस के तौर पर ये काम करता है। IRA की बात करें तो HDFC बैंक के द्वारा डेवलप किया गया रोबोट असिस्टेंट के फॉर्म पर है। और इंड्रो की अगर हम बात करते हैं तो ये विश्व का टालेस्ट रोबोट के तौर पर जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आता है वॉकर। वॉकर की अगर बात करें तो ईयर 2019 में 2019 में अगर हम बात करें तो चाइना की एक कंपनी थी, चाइना की कंपनी एपटेक ने इसको डेवलप किया गया था, एपटेक के द्वारा इसको डेवलप किया गया था और इसकी जो लंबाई थी वो थी 1.45 मीटर, है ना। अगर इसकी हम बात करें तो इसकी लंबाई 1.45 मीटर अप्रोक्सीमेट, लगभग अगर आप बात करोगे तो 4-5 फीट के आसपास चीजें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आता है बैंडिकूट। बैंडिकूट की अगर बात करें, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा। यहाँ पर आप देखो कुछ इस प्रकार की चीजें, मतलब ह्यूमन के जो भी काम है, मनुष्यों के जो भी काम है उसको किस तरीके से ये आसान बनाता है, किस तरीके से चीजें देखने को मिलती हैं और कैसे ये चीजों को बेहतर कर सकता है। ह्यूमन को जिन चीजों को करने में कठिनाइयां होती हैं, रोबोट उन चीजों को आसानी से और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसका सबसे बेहतर एग्जांपल बैंडिकूट है। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। डेवलप्ड बाय, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जेन रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी है, ठीक, एक स्टार्टअप कंपनी, एक इनोवेशन कंपनी के तौर पर इस कंपनी ने अपना काम जो है वो चालू किया था। और कहाँ की कंपनी है, तो ये कंपनी है केरला की। इसने क्या किया है, इसने मकड़ी के आकार के एक रोबोट जो है उसको डेवलप किया है। और वो रोबोट काम क्या करता है, तो जो सीवर लाइन होती है ना, जो अगर आप देखोगे तो जो मेन होल्स वगैरह होते हैं, जो सीवर लाइंस वगैरह होती हैं, कभी कभी वो जाम हो जाती हैं। तो उन लाइन को क्लियर करने में अगर मनुष्य या ह्यूमन के द्वारा हम काम करेंगे तो वो थोड़ा सा कठिन काम होता है, उतनी गंदगी में उन चीज़ों पे काम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो यहाँ पर बैंडिकूट नाम का जो मकड़ी के आकार के रोबोट के तौर पर जिसको डेवलप किया गया है, अगर आप देखेंगे तो ये कैपेबल है किन चीज़ों में, और इसको डेवलप किया क्यों गया था, तो उन्हीं सीवर लाइन को क्लियर करने के लिए, उनकी साफ सफाई करने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये बैंडिकूट जो है वो काम करता है। और वर्तमान में केरला
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, राइट। तो अगर हम बात करें तो वर्तमान में केरला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इस बैंडिकूट का इस्तेमाल किया जा रहा है नगर की साफ सफाई के उद्देश्य से, जहां पर सीवर लाइन की क्लियरिंग जो है वो करवाई जा रही है, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आता है एटलस। एटलस की अगर हम बात करते हैं तो एटलस जो है वो ये भी एक प्रकार का ह्यूमनॉइड रोबोट है, विच इज डेवलप्ड बाय द अमेरिकन रोबोटिक्स कंपनी बोस्टन डायनामिक्स। तो बोस्टन डायनामिक्स जो है वो रोबोटिक के फील्ड में अपने आप में एक बड़ा नाम है, और आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, विभिन्न क्षेत्रों पर अगर हम बात करें तो आप बोस्टन डायनामिक्स का नाम याद रखिएगा। और कहाँ की कंपनी है, तो अमेरिकन कंपनी, और लगातार इसने विभिन्न प्रकार के अच्छे और बड़े जो रोबोट हैं उनको डेवलप किया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आता है स्पोर्ट रोबोट, जिसको आप रोबोट डॉग के नाम से भी जानते हो। क्यों रोबोट डॉग के नाम से जानते हो? इसका जो शेप है, इसका जो आकार है, वो कहीं ना कहीं एक डॉग के समान है, कुत्ते के समान है, राइट। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि काम करने में थोड़ी सी तीव्रता रहे, काम करने में चीजें जो है वो थोड़ा सा फुर्ती रहे। तो यहाँ पर देखिए किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो गूगल के द्वारा इसको विकसित किया गया, और 4 पैरों वाला रोबोट है। काम क्या करता है तो ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन काम ये विभिन्न प्रकार के कर सकते हैं। कुछ डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक वर्क भी करेगा, और अगर बाहर की बात करें तो आउटडोर काम जो है वो भी इसके द्वारा एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। तो घरेलू काम करने में भी सक्षम है, और विभिन्न प्रकार के बाहरी कार्यों को करने में भी ये सक्षम है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर तो आता है वाकामारू। वाकामारू की अगर मैं बात करूँ तो मित्सुबिशी नाम की एक कंपनी है ना। मित्सुबिशी आपने सुना होगा, अगर आप देखेंगे तो पहले एसी वगैरह भी आते थे, उसकी 4 व्हीलर भी आती थी अलग अलग प्रकार से। बड़ी कंपनी, अपनी जानी मानी कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी, तो जापानीज कंपनी के तौर पर इसको ये देखी जाती थी। इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया एक जापानी रोबोट है, उसी ने क्या किया, वाकामारू नाम का रोबोट डेवलप किया, जिसका उद्देश्य मनुष्यों के साथ में नेचुरल तरीके से कम्युनिकेट करना है। तो अगर बात करोगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो चीजें किस प्रकार से, मित्सुबिशी नाम की कंपनी जिसने एक वाकामारू नाम का जापानीज रोबोट जो है वो डेवलप किया है। और ये वाकामारू जो है वो करता क्या है, तो वाकामारू जो है वो काम करता है, कम्युनिकेट करता है किसके साथ में, ये कम्युनिकेट करता है ह्यूमन के साथ में, और बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो इसका देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला आता है हमारे पास में सैम। सैम की अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट लीडर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके विश्व का पहला ये पॉलिटिशियन रोबोट है ना। अगर आप इसको देखेंगे तो एक प्रकार का ये नेता रोबोट के तौर पर जाना जाएगा। नाम है इसका सैम, ठीक है। और इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है निक गैरिसन। निक गैरिसन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो निक गैरिसन जो है वो गैरिसन कंपनी के सीईओ हैं, राइट। तो याद रखिएगा कि निक गैरिसन जो है वो सीईओ है गैरिसन कंपनी के, गैरिसन ग्रुप के। और इन्हीं निक गैरिसन ने एक रोबोट डेवलप किया है, किस नाम से, सैम नाम से। और ये रोबोट जो है वो करता क्या है, तो ये एक प्रकार से पॉलिटिशियन रोबोट के तौर पर है, जो विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर बात कर सकता है। जैसे आप देखिए तो एजुकेशन है, अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, अगर हम एक तरीके से घर की बात करें, आवास की बात करें, तो वो होता है इमिग्रेशन जैसी चीज़ों पर ये बात कर सकता है। और विभिन्न प्रकार की और भी मुद्दे हैं जिनके बारे में ये बातचीत कर सकते हैं नेचुरली, है ना। तो इसको इस प्रकार से डेवलप किया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं यहाँ पर तो आता है ब्रावो। ब्रावो तो काफ़ी फेमस है, मे बी आप सभी ने इसका नाम जो है वो सुना होगा। और मैं बोल रहा था कि हमारी कुछ कंपनीज जो हैं वो अलग अलग प्रकार से, जैसे होंडा का आपने देख लिया था। उसके बाद अभी मैं बात करूंगा किसके बारे में, मैं बात करूंगा टाटा ग्रुप के। तो टाटा ग्रुप की कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का नाम है TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने क्या किया, ईयर 2017 में पूरी तरीके से भारतीय प्रौद्योगिकी या भारतीय उद्योग की रोबो का निर्माण किया है। तो अगर ये एक बेहतर चीज़ है ना इंडियन रोबोटिक्स के फील्ड में, अगर आप देखेंगे तो टाटा ग्रुप जो है, टाटा ग्रुप की एक कंपनी TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन जो है, उसने 2016 में एक ऐसा रोबोट डेवलप किया है जो
टोटली पहल, या अगर मैं उसको बोलूँ फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियल रोबोट, तो पूरे तरीके से वो सही होगा। इंडस्ट्री में काम करने के लिए ये रोबोट बेहतर तरीके से काम करने के लिए इस रोबोट का डेवलपमेंट किया। एमएसएमई सेक्टर के लिए स्वदेशी स्तर पर इसको विकसित किया गया है। और होता यह है कि लगातार हाई वॉल्यूम डेंजर वर्क जो भी होते हैं, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों में जिस प्रकार के काम जो हैं वो लगातार करने होते हैं, वहाँ पर काम करने के लिए इस प्रकार के रोबोट को यूज़ किया जाता है, जो एक प्रकार से रॉ मटेरियल का यूज़ करके और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को डेवलप करने में भी सक्षम है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो आता है वर्सियस। वर्सियस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी अवधारणा ल्यूक हॉर्स द्वारा सर्जन, देखिए यहाँ पर पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति लेटा हुआ है, होता ये था पहले कि इसको अगर ऑपरेट करना है तो डिफरेंट डिफरेंट जो डॉक्टर होते थे वो यहाँ पर आते थे और अलग अलग प्रकार से एक मेन डॉक्टर जो होता था उन चीज़ों को ऑपरेट करता था और बाकी जो है वो उसको ऑब्जर्वेशन में रखते थे। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है ना, अब इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब कि हेल्थ केयर या मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों में इस प्रकार की चीज़ों को करने के लिए भी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मशीन्स जो है वो आ गई। यहाँ पर कहीं पर भी डॉक्टर नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे चीज़ें हाईटेक हो रही हैं, हर फील्ड में उनका प्रयोग जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो काम पहले डॉक्टर का हुआ करता था, अब वही काम डॉक्टर दूर बैठकर ऑपरेट करता है और डॉक्टर के हाथों के इंस्ट्रक्शन के आधार पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर मशीन्स जो हैं वो क्या करती हैं, चीज़ों को एग्जीक्यूट करती हैं। तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको अगर आप देखोगे तो ये वर्सियस के नाम से जाना जाता है। और इसको अगर आप देखेंगे ल्यूक हॉर्स के द्वारा ये अवधारणा जो है वो दी गई थी और लगातार इसकी ज़रूरत को पहचाना गया था और उन्होंने इस प्रकार की चीज़ें डेवलप की थी। रोबोट मनुष्य के हाथ की नकल करता है, ये रोबोट जो है वो हाथ की नकल करता है और अनेक प्रकार के जो सर्जन या एक प्रकार से सर्जरी से रिलेटेड चीज़ें हैं उस प्रकार की चीज़ों को ये एग्जीक्यूट करने में मदद प्रदान करता है, आसानी प्रदान करता है। उसके बाद आता है इनका रोबोट की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका रोबोट जो है वो क्या होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनका रोबोट जो है बिल्ट बाई मैथ्यू वॉकर, मैथ्यू वॉकर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। कहाँ के हैं, जापान के ईयर 2002 में इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, लंदन के किंग्स कॉलेज में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर ये काम कर रहा है। आप यहाँ पर इनको एक बार देखिए, है ना, ये जो रोबोट आपको दिखाई दे रहे हैं जो इनका नाम से जाने जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट के तौर पर है, इसलिए इनका जो हाव भाव है, हुलिया है, वो भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार का है। काफ़ी साज सज्जा के साथ में इनको डेवलप किया गया है और ये काम कहाँ पर कर रहे हैं, तो लंदन के किंग्स कॉलेज में एज अ रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और टच स्क्रीन के माध्यम से जो भी लोग वहाँ पर आते हैं, जो भी उनके क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन के जवाब वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से चीज़ों को प्रदान करते हैं और लोग जो है वो अपने डाउट और अपने क्वेश्चन जो है उनके आंसर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये विभिन्न क्षेत्र थे या विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले फेमस रोबोट जो थे उनके बारे में हम बात कर रहे थे। और अब जो मैं बात करूंगा वो मैं संस्थान की बात करूंगा। अब मैं भारत के कुछ संस्थानों के बारे में आपको बताऊंगा और जो इम्पोर्टेंट है और जिन संस्थानों पर हमको गर्व भी होना चाहिए और जिन संस्थानों के बारे में हमें पता भी होना चाहिए। राइट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात आती है डीआरडीओ की। इसे मुझे नहीं लगता कि बताने की कोई ज़रूरत है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो 1958 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और इसने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के चीज़ों को एग्जीक्यूट किया है, विभिन्न प्रकार के रोबोट डेवलप किए, विभिन्न प्रकार की मशीन्स बनाए हैं और ऐसे अलग अलग प्रकार से चीज़ों को, अलग अलग प्रकार से मशीन्स को डेवलप किया है जिसने ह्यूमन के काम को, ह्यूमन के जो भी वर्क हैं उनको काफ़ी हद तक बेहतर भी बनाया। कुछ इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप देखिए कि दक्ष की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ROV टाइप का रोबोट है जिसको आप रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल के नाम से जानते हैं, जिसको आप दक्ष के नाम से जानते हैं। उसके बाद आप याद रखिए नेत्र की।
नेत्र जो है वो यूएवी टाइप का है, जिसको आप अनमैन्ड एरियल रोबोट है, मानव के बिना या मानव रहित जो काम है उसके द्वारा किए जा सकते हैं। हवाई कार्य जो है वो उड़ सकता है ये, लेकिन ये मानव के बिना उड़ सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दक्ष मिनी भी है यहाँ पर, जो CSROV है, कन्फाइंड स्पेस रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है, स्पेस में काम करने के लिए। और फिर आता है दक्ष स्काउट, जिसको आप सर्विलेंस रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल SROV के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के DRDO के द्वारा डेवलप किए गए रोबोट जो है वो आपको दिखेंगे। और यहाँ पर DRDO के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही जानते हैं, खुद ही आपको चीज़ें पता हैं। और विभिन्न प्रकार से लगातार हम न्यूज़ चैनल में और विभिन्न प्रकार के सोर्सेज से हमको ये चीज़ें पता चलती रहती हैं कि देश के विकास में DRDO का योगदान जो है वो क्या है। DRDO के अंडर में ही एक और संस्थान जो है वो काम करती है, जिस संस्था का नाम है CAIR। CAIR मीन्स सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के फील्ड में एक बड़ा नाम जो है वो CAI का भी लिया जाता है। और एक तरीके से लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है किस फील्ड के लिए, रोबोटिक्स इन इंडिया के लिए। और भारत में रोबोटिक्स के फील्ड में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखा जाता है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1986 में। फाउंडर थे इसके आरोग्य स्वामी पॉलराज, और डायरेक्टर हैं इसके डॉक्टर UK सिंह। और बेंगलोर में इसको स्थापित किया गया, कर्नाटका में। किसके अंडर में ये काम करता है, तो DRDO के अंडर में ये काम करता है, ये याद रखिएगा इसमें। एक और संस्थान के बारे में हम चर्चा करते हैं, RSI, जिसको आप रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। रोबोटिक्स के फील्ड में काम करने वाली जो सोसाइटीज हैं, रोबोटिक्स फील्ड में काम करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं, विभिन्न प्रकार के संस्थान हैं, वहाँ पर एक टॉप अथॉरिटी के तौर पर अगर मैं बात करूं तो रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है वो जानी जाती है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 10 जुलाई 2011 को किया गया था। 10 जुलाई 2011 को किया गया, और मुख्य रूप से रोबोटिक्स विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में ये काम करता है। मेनली अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट के लिए और रिसर्च के लिए इसका प्रयोग जो है वो लगातार किया जाता है। एडवांस इन रोबोटिक्स सोसाइटी का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, AIR, आप जरूर याद रखिएगा, है ना। और बार बार ये पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में कि जो रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इसका जो समिट होती है वो किस नाम से जानी जाती है, तो एडवांस इन रोबोटिक्स के नाम से जानी जाती है। और अगर इसकी हम बात करें तो हर 2 साल में AIR जो है वो कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। हर 2 साल में AIR जो है वो कंडक्ट किया जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ में IIT रोपड़ पंजाब, जो 5 जुलाई से 8 जुलाई 2023 तक दौरान रोबोटिक्स सोसाइटी का समिट जो है वो देखने को मिलेगा यहाँ पर। और एडवांस इन रोबोटिक्स 2023 का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप याद क्या रखेंगे याद ये रखिएगा कि रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया जो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के रोबोटिक्स के फील्ड में डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए काम करता है लगातार। दूसरा, 10 जुलाई 2011 को इसकी स्थापना की गई। स्थापना के बाद अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इसका एक समिट है, इसका एक सम्मेलन है, जिसको आप AIR, या अगर हम बात करें तो एडवांस इन रोबोटिक्स के नाम से जानते हैं। और इस बार का जो ये समिट होता है ये हर 2 साल में होता है। और इस बार का जो समिट होने वाला है जुलाई 2023 में, वो प्रपोज्ड है, वो 5 जुलाई 2023 से 8 जुलाई 2023 तक प्रपोज्ड है। और कहाँ होगा, तो IIT रोपड़ में वो देखने को मिलेगा, राइट। तो रोबोटिक्स के फील्ड में डिफरेंट प्रकार से हम विभिन्न प्रकार से काम जो है वो कर रहे हैं, हमारी संस्थान जो है वो लगातार काम कर रही हैं। और अलग अलग प्रकार से अलग अलग कार्यों को आसान करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम रोबोटिक्स के फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं। तो ये एक हमारा टॉपिक था और जिस पर हम बात कर रहे थे, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना जो है वो ज़्यादा है। और इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो मान के चलिए कि रोबोटिक्स के फील्ड में इससे बाहर क्वेश्चन जो है वो नहीं जाएंगे। बस आपको करना ये है कि अब आपको अपडेट करना है खुद को। अपडेट कैसे करेंगे कि जो रोबोटिक्स के फील्ड में नए रोबोट या मशीन डेवलप हो रहे हैं और पॉपुलर हो रहे हैं, उनके बारे में आप जरूर याद रखें, उनके बारे में न्यूज़ में देखें, इंटरनेट का यूज़ करें और उनके बारे में नॉलेज जरूर रखें। हो सकता है एग्जाम में वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। बात करते हैं प्रहार बैच की। प्रहार बैच की अगर मैं बात करूँ तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इन तीनों ब्रांचेस के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही फॉर्मेट में आपको बैच जो है, आपको क्लास जो है वो अवेलेबल कराई गई है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए AEC जो है वो आपको प्रोवाइड करता है टेस्ट सीरीज़,
जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ है, PYQs वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर करें, अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा शार्प करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे तो किसी और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।